नमस्कार दोस्तों, सार्वजनिक वस्तुएं और बाजार विफलता का जो हमारा लेक्चर था उसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। और अब हम जानते हैं कि जो हमने पिछले लेक्चर में 4 प्रकार की वस्तुओं की बात की थी, तो और हमने ये कहा था कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनमें बाजार विफलता की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। सार्वजनिक वस्तुओं में भी, साझा वस्तुओं में भी, और जो क्लब गुड्स हैं या टोल गुड्स हैं उनमें भी, इन तीनों में बाजार विफलता की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। तो इन तीनों बाजारों को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनमें बाजार विफल क्यों होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में बाजार विफल क्यों होता है, और इसके लिए हमें जानना होगा कि सार्वजनिक वस्तुएं होती क्या हैं। हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में। सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग गैर प्रतिद्वंदी होता है और जिनके उपभोग से कुछ लोगों को रोका जा सकता है, यानी गैर वर्जित होती हैं ये वस्तुएं। यानी गैर वर्जन और गैर प्रतियोगिता की विशेषताओं वाली वस्तुओं को हम सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि शुद्ध हवा, ज्ञान, प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस होता है ना, जो समुद्र में किनारे पे होता है, जो नाव आती हैं वो उसके हिसाब से अपनी डायरेक्शन सेट कर सकती हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है, स्ट्रीट लाइटिंग है। ये सारी वस्तुएं जो हैं इनमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं, गैर प्रतिद्वंदी भी होती हैं और गैर वर्जित भी होती हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपयोग में गैर प्रतिद्वंदी होती हैं और उपभोग में वो गैर वर्जित होती हैं, यानी उनका उपभोग से उन व्यक्तियों को दूर किया जा सकता है जो इसकी पेमेंट नहीं करते। अब इन जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में बाजार विफलता की काफी अधिक संभावनाएं होती हैं। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि ये गैर वर्जितता और गैर प्रतिद्वंदिता की विशेषता के कारण सार्वजनिक वस्तुओं का जो बाजार प्रणाली है, कीमत संयंत्र है ना जिसमें हमने बात की थी, बाजार संयंत्र, मार्केट सिस्टम जो है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज जो हैं, हमने ये कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज हैं वो अपने आप बाजार सफलता का कारण बनती हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये वस्तुएं गैर वर्जित हैं और गैर प्रतिद्वंदी हैं, इसके कारण इन वस्तुओं का कुशलतापूर्वक आवंटन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इन वस्तुओं के मामले में निजी लाभ और निजी लागत की तुलना में समाज को मिलने वाले या समुदाय को मिलने वाले लाभ अधिक होते हैं। यानी ये जो वस्तुएं हैं इनके संदर्भ में बाहरी लाभ प्राप्त होते ही होते हैं। यानी जो हमारी सकारात्मक बाह्यताओं की हमने बात की थी, धनात्मक बाह्यताओं की बात की थी, वो यहां प्राप्त होती हैं और इनके फलस्वरूप सार्वजनिक वस्तु की इन विशेषताओं के फलस्वरूप बाजार, जो नॉर्मल बाजार तंत्र है, वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें ये दो विशेषताएं पाई जाती हैं। अब सार्वजनिक वस्तुओं को हम अगर किसी को उसके उपभोग से दूर करना चाहते हैं तो उसकी लागत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो निषेधात्मक हो जाती है, यानी उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को हम उसके उपभोग से रोकना चाहें तो वो काफी मुश्किल है, और या अगर उसको कर भी पाएंगे तो उसकी लागत बहुत ज्यादा होगी जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर कोई एक अतिरिक्त उपयोगकर्ता आता है तो उसके लिए उस उत्पादक की सीमांत लागत शून्य होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो शुद्ध हवा है, तो किसी को हम शुद्ध हवा के प्रयोग से रोकना बहुत मुश्किल है। इसके साथ साथ अगर 10 व्यक्ति सांस ले रहे हैं, अगर 11वां व्यक्ति आ जाता है तो उसके लिए उस वस्तु के उत्पादन में जो लागत लगती है वो शून्य है। जैसे नेशनल डिफेंस है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, अगर 10 व्यक्ति नए आ गए और उनको भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा देनी पड़ेगी तो उसके लिए कोई सीमांत लागत अलग से तो नहीं आएगी, उसी लागत में जो पहले है उसी लागत में काम चल जाएगा। यानी सार्वजनिक वस्तु का के उत्पादन की जो अंतिम उपयोग करता है उसकी सीमांत लागत लगभग शून्य होती है। तो इसके कारण ही ये सार्वजनिक वस्तुएं हैं। अब क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं की जो अतिरिक्त उपयोग करता है उसकी सीमांत लागत शून्य होती है, क्योंकि ये वस्तुएं गैर वर्जित हैं, किसी को हम इसके उपयोग से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये वस्तु गैर प्रतियोगी हैं, एक के प्रयोग से दूसरे में कमी नहीं आती, इसका मतलब इन वस्तुओं का बाजार जो है वो नहीं पाया जाता। लुप्त बाजार की हमने जब बाजार विफलता की बात की थी तो एक कारण बताए थे, लुप्त बाजार, कुछ वस्तुओं के बाजार ही नहीं होते। जैसे शुद्ध हवा का कोई बाजार नहीं है। तो सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में जो मिसिंग मार्केट की कंसेप्ट है, जो मिसिंग मार्केट्स हैं, लुप्त बाजार हैं, उनके परिणाम स्वरूप बाजार विफलता उत्पन्न हो सकती है।
इसके साथ साथ इन वस्तुओं की निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादन की संभावना जो है वो ना के बराबर होती है। इसका कारण यह है कि बाजार में अगर हमें कोई किसी चीज का मांग वक्र निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की मांग वक्र को हम हॉरिजेंटली जोड़ लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उस पूरे समाज को उस वस्तु की कितनी मात्रा की आवश्यकता है। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि ये सभी व्यक्तियों के लिए अविभाज्य हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते। ये सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं, यानी सार्वजनिक वस्तुएं जो हैं वो अविभाज्य होती हैं, ये सभी व्यक्तियों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं। तो इसके कारण ये जो बाजार है, ये जो सार्वजनिक वस्तुओं का बाजार है, उसमें हमें समाज के अधिमान का ठीक से अनुमान नहीं लग सकता, यानी जिसके फलस्वरूप ये निजी क्षेत्र के द्वारा इनका जो आपूर्ति है वो लगभग नामुमकिन है, उनके द्वारा इसको देना काफी मुश्किल है। इसके साथ साथ एक निःशुल्क, जिसको हम कहते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम, निःशुल्क सवारी की समस्या या निःशुल्क प्रयोगकर्ता की समस्या, निःशुल्क सवार समस्या, मुफ्त सवारी की समस्या, कई नामों से हम जानते हैं, क्योंकि सार्वजनिक वस्तुओं के उपयोग के लिए किसी को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, या हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं के लाभों से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। गैर वर्जन है ना, वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो उसके लाभों के लिए भुगतान करे या ना करे। इसी को हम मुफ्त सवारी की समस्या कहते हैं। तो ऐसी दशाओं में सार्वजनिक वस्तुओं का गैर वर्जन का जो गुण है वो उपभोक्ताओं हेतु सार्वजनिक वस्तुओं के अति दोहन की तरफ ले जाता है, अति दोहन की तरफ प्रेरित करता है, और जिसके कारण उस वस्तु का जो प्रोविजन होता है, जो प्रावधान होता है, वो अल्प प्रावधान होता है, अंडर प्रोविजन होता है। यानी जितनी मात्रा में वो वस्तु समाज को उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त सवारी की समस्या है, कुछ ऐसे व्यक्ति भी उसका फायदा उठाते हैं जो उसके लिए कोई भुगतान नहीं करते, उनको अलग करना मुश्किल है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु की जो मात्रा समाज को चाहिए उससे कम उत्पादित होती है और वो बाजार विफलता का कारण बनती है। अब नॉर्मली सरकार क्या करती है इस चीज के लिए कि वो व्यक्तियों से उसकी कीमत वसूल नहीं करती, सरकार टैक्स लगाती है और उस टैक्स से उन जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं उनको फाइनेंस करती है, किसी व्यक्ति से नहीं लेती। जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए सरकार लोगों से कर लेती है और फिर सरकार उसको प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो है निःशुल्क प्रयोगकर्ता की समस्या, निजी क्षेत्र द्वारा अल्प उत्पादन की संभावना और लुप्त बाजारों की जो वस्तुओं, सार्वजनिक वस्तुओं के जो लुप्त बाजार होते हैं, इनके कारण सार्वजनिक वस्तुओं के बाजार विफल होते हैं और इनका प्रोविजन नॉर्मली सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और इसके पक्ष में हमारे पास मजबूत तर्क हैं कि उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी प्रकृति के कारण इन्हें सार्वजनिक वस्तुओं को सरकार के द्वारा इनका प्रावधान होना चाहिए। कई बार सरकार क्या करती है, सार्वजनिक वस्तुओं को जो उनका उपयोग का स्थान है वहां पर लगभग मुफ्त में प्रदान कर देती है। यानी कोई पब्लिक पार्क है, उस पब्लिक पार्क को वो लगभग मुफ्त में बनाती है और फिर या तो सरकार टैक्स के द्वारा या कुछ लाइसेंस फीस लगा सकती है, उसके द्वारा उस भुगतान को वापस लेने का प्रयास करती है। इसके बाद जो सरकारी प्रावधान है, सरकार के द्वारा प्रावधान है, वो सार्वजनिक वस्तुओं के कम, हमने कहा था ना, देखो दोनों जो पीछे हमने बात की थी, अल्प प्रावधान की बात की थी, कम प्रावधान की बात की थी, उसको रोकने के लिए सरकार अगर उन वस्तुओं को समाज को उपलब्ध कराएगी तो उनकी जो कम प्रयोग की समस्या है वो दूर की जा सकती है और सामाजिक कल्याण में सुधार किया जा सकता है। इसके बाद यदि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं तो वे पैमानों की बस्तों के कारण, पैमाने की काफी ऊंची बस्तें प्राप्त होंगी, जिसके कारण वो अधिक कुशलता से ऐसा करने में सक्षम हो सकती है। तो ये तो था सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में बाजार विफलता के पक्ष में तर्क कि क्यों विफल होता है और किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। अब हम आते हैं सामूहिक संपत्ति संसाधनों की तरफ। सामूहिक संपत्ति संसाधन क्या थे, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। सामूहिक संपत्ति संसाधन वो वस्तुएं हैं
जो गैर वर्जित हैं, किसी को उपयोग से नहीं रोक सकते, लेकिन किसी एक व्यक्ति का उपयोग दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता को कम कर देता है। यानी गांव के तालाब में मछलियां हैं, हम किसी को उस तालाब से मछलियां पकड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में लोग मछली पकड़ेंगे तो तालाब से मछलियां समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि मछलियां हैं वो मछलियों से ही प्रजनन होता है उसका। अगर सब लोग मछलियां ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो कम जो आगे जो मछलियां बनेंगी वो काफी कम मात्रा में बनेंगी। लेकिन सब लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा यूज करे उससे पहले मैं यूज कर लूं। तो ये जो सामूहिक संपत्ति संसाधन है, इनमें अति दोहन की समस्या उत्पन्न होती है। किसी का संपत्ति अधिकार नहीं होता, मैंने अभी बताया कि नहीं रोक सकते। गांव का है या समुद्र है, सभी का है। जंगल है, सभी का है। एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण जो है, हमारा वातावरण जो है वो सभी का है। तो इनका किसी एक व्यक्ति के पास या व्यक्तियों के समूह के पास कोई संपत्ति अधिकार नहीं होते और उनका प्रयोग कोई भी कर सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम सामूहिक संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब इनकी प्रकृति ही ऐसी है, इन वस्तुओं की प्रकृति ही ऐसी, इनका प्रयोग कुशल हो ही नहीं सकता और हर अवस्था में संसाधनों का अतिशोषण होता है। और ये अतिशोषण इस संपत्ति को, उनके उपभोग को इस सीमा तक बढ़ा देता है कि वो समाप्त हो जाती हैं। बहुत सारे जो चरागाह हैं वो समाप्त हो गए और अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने और पर्यावरणविदों ने उसको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहा है। कॉमन वस्तुएं है ना, कॉमन गुड्स बताया था, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स या सांझेपन का दुखांत नाटक या सामूहिकता की त्रासदी के नाम से इसको जाना है। यानी जो साझी चीजें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको हमने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स कहा है। उदाहरण क्या है? समुद्र में मछली पकड़ना, जैसे हमने बात की थी। गांव की सामूहिक भूमि जिसपे कोई भी जा सकता है। चारागाह जहां पशु चराते हैं। इवन सार्वजनिक शौचालय, ये सामूहिक संपत्ति संसाधनों के उदाहरण हैं। अब इनके संबंध में बाजार विफलता क्यों होती है? क्योंकि प्रत्येक जो प्रयोग करता है इन वस्तुओं का, जो सीपीआर हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हैं, साझा संपत्ति संसाधन हैं, उनको प्रयोग करने वाला व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि अगर मैं उपभोग नहीं करूंगा तो दूसरों का उपभोग उस संसाधन को समाप्त कर सकता है। इसलिए व्यक्तियों की कोशिश ये होती है कि ये जो सामूहिक संसाधन है इससे प्राप्त होने वाला मूल्य मुझे अधिकतम मिले, और इसके लिए वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु का उपभोग करते हैं या उस संसाधन का उपयोग करते हैं। गांव के तालाब की मछली है तो हर व्यक्ति जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तालाब से मछलियां समाप्त हो सकती हैं, या समुद्र में अगर बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी जाएं तो समुद्र से भी मछलियां समाप्त हो सकती हैं। तो ये अतिदोहन की समस्या के कारण, क्योंकि हर उपयोगकर्ता ये समझता है कि दूसरों का उपभोग इस संसाधन को समाप्त कर सकता है, इसलिए इस संसाधन से मुझे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहिए, और इसके लिए वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उस वस्तु का उपभोग करते हैं। जिसके कारण क्या होता है? क्योंकि ये सभी के लिए उपलब्ध है, इसलिए उनको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी के पास कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। कोई नहीं चाहता कि जो साझी चीजें हैं उनको ठीक से उनकी देखभाल की जाए। किसी के लिए ऐसा प्रोत्साहन नहीं होता, क्योंकि किसी को कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि कोई भी प्रयोगकर्ता जो उपयोग करने वाला है उस संसाधन को, उसको बनाए रखने के लिए या उस साधन को पुनरुत्पादन करने के लिए किसी के पास निवेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो निवेश करने के बावजूद वो दूसरे व्यक्तियों को इसके उपभोग से दूर नहीं कर सकते, यानी दूसरे व्यक्तियों को इसके उपयोग से नहीं रोक सकते। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो इनके बनाए रखने के लिए, इन संसाधनों को या इनके पुनरुत्पादन के लिए निवेश नहीं करना चाहता, जिसके फलस्वरूप फिर से इन साधनों का विकास भी नहीं हो पाता। अब जो सामूहिक संपत्ति संसाधन है, हमने बात की, अतिशोषण का शिकार होंगे। पीछे हमने जो 2 कारण दिए। अब इनसे बचने के उपाय क्या है? एक तो उपाय है कि हम टॉप डाउन सरकारी विनियमन बनाएं। टॉप डाउन या शीर्षपात सरकारी विनियमन
या सामान्य पुल संसाधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऊपर से सरकार के स्तर पे जो समाज के वहां से हम कुछ योजनाएं बनाएं, वहां से उसको विनियमन करें, वहां से उसको रेगुलेट करें, उसके उपभोग को और उपयोग को। वो कैसे किया जा सकता है? कुछ व्यक्तियों को उसके प्रयोग से वर्जित किया जा सकता है। जैसे वन है, अब हमने वन को क्लासिफाई कर दिया कि ये लोग जा सकते हैं वन में, ये नहीं जा सकते। जो वहां जा रहे हैं वो वन के पेड़ों को नहीं काट सकते, वहां की घास वगैरह यूज कर सकते हैं। हमने कुछ नियम बना दिए तो सरकार इस तरीके से, या समुद्र में जब मछली पकड़ने की हमने बात की तो वहां कुछ नियम बनाए जा सकते हैं कि बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ मछलियां पकड़ती हैं, उनके प्रवेश को रोक लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से एक टॉप डाउन अप्रोच के द्वारा सरकार साझा संपत्ति संसाधनों को बचाने के लिए प्रयास कर सकती है, उनके अतिशोषण को से उनको बचा सकती है। इसके साथ साथ निजी व्यक्तियों के पास इनके संरक्षण और नवीकरण में निवेश का कोई प्रोत्साहन नहीं होता, हमने पीछे डिस्कस किया था, लेकिन सरकार उनके संरक्षण और नवीनीकरण में निवेश कर सकती है। ठीक है, तो सरकार को करना चाहिए। तीसरा एक और इसका इलाज है कि जो साझा संपत्ति संसाधन है उनके स्वामित्व का अधिकार निजी व्यक्तियों को भी सौंपा जा सकता है। यानी जो गांव का तालाब है उसका एक कमेटी के द्वारा या कुछ व्यक्तियों को ठेका दिया जा सकता है कि सिर्फ वही उसका यूज करेंगे। तो क्या होगा, जो सार्वजनिक संसाधन जो हमारा साझा संपत्ति संसाधन था वो अब एक निजी वस्तु में बदल जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया। जैसे कि बहुत सारे गांवों में हम देखते हैं पहाड़ थे, अब पहाड़ों से पहले कोई भी पत्थर लेके आ सकता था, लेकिन सरकार ने क्या किया, कुछ व्यक्तियों को उनके अधिकार दे दिए और जब वो वहां से पत्थर निकालते हैं तो सरकार को कोई ना कोई पेमेंट उनको करनी पड़ती है। तो जो संसाधन है उनको निजी व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है, जिसके कारण जो है उनके अतिदोहन से बचा जा सकता है, या अगर अतिदोहन हो रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ भुगतान सरकार प्राप्त कर सकती है। और इनके समाधान के लिए जो हमारी पहली महिला अर्थशास्त्र की नोबेल प्राइज विनर थी प्रोफेसर एलिनोर ओस्ट्रोम, उन्होंने एक सामूहिक सहकारी कार्रवाई के बारे में बात की थी कि सारा समाज उनको मिलके उनका प्रबंधन करे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का, तो उसके द्वारा भी इनके अतिशोषण से बचा जा सकता है। तो ये था हमारा सामूहिक संपत्ति संसाधन और बाजार विफलता, जिसकी संभावनाएं यहाँ काफी होती हैं। बाजार विफलता की संभावनाएं सामूहिक संपत्ति संसाधनों में काफी अधिक होती हैं। अब हम आते हैं क्लब गुड्स, कंजेस्टिबल गुड्स, मैंने इनको टोल गुड्स भी कहा था, मैंने इनको लोकल पब्लिक गुड भी कहा था, बहुत सारे नाम से इसको हम जानते हैं, लोकल पब्लिक गुड्स। ये वो वस्तुएं होती हैं जो गैर प्रतिद्वंदी तो हैं, यानी एक व्यक्ति के उपयोग से दूसरे व्यक्ति के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं होती है, खासकर जब उनके उपयोग की निजी स्तर के ऊपर होती हैं, जैसे रोड, पार्क्स, सैटेलाइट रेडियो, बीचेज, केबल टीवी, एयरवेज। लेकिन कुछ व्यक्तियों को इनके उपभोग से अलग किया जा सकता है, तो इसलिए तो हम इसको क्लब गुड्स कहते हैं, इसलिए हम इसको टोल गुड्स कहते हैं, और इसको हम कंजेस्टिबल गुड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ज्यादा व्यक्ति उसको यूज करते हैं तो भीड़ उत्पन्न हो सकती है। ऐसी वस्तुओं को हम क्लब गुड्स कहते हैं, टोल गुड्स कहते हैं, कंजेस्टिबल गुड्स कहते हैं, लोकल पब्लिक गुड्स कहते हैं, और क्वासी पब्लिक गुड्स भी इनको कहा जाता है। अब क्लब वस्तुएं वो होती हैं, हमने बताया, जिनके उपभोग से लोगों को वर्जित किया जा सकता है और जिनका उपयोग उपभोग के निम्न स्तर पर गैर प्रतिद्वंदी होता है। ये गैर प्रतिद्वंदी जो हमने बताया, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, ये उपयोग के नीचे के स्तर पे होगा। रोड्स जो हैं तब तक क्लब गुड्स हैं जब तक वहां भीड़ नहीं है, भीड़ होते ही ये गैर प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, जो ये सारी वस्तुएं हैं क्लब गुड्स हैं, कि यहां पर हम लोगों के प्रवेश को रोक पाएं ताकि भीड़ ना हो, और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सक्लूडेबल है। तो इसका मतलब एक खास क्लब उसको यूज कर सकते, क्लब के सदस्य हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्लब गुड्स भी कहते हैं। अब क्योंकि ये क्लब गुड्स की प्रकृति ऐसी है कि ये लोगों की संख्या को सीमित करने का अवसर प्रदान करती है, कि लोगों की जो संख्या है उसको कम किया जा सकता है। इसके कारण इस वस्तु के अति उपयोग या अति उपभोग से रोका जा सकता है, और केवल जो परिभाषित समूह है, परिभाषित समूह कौन सा है,
क्लब के सदस्य, स्विमिंग पूल के सदस्य, या रोड पे जो कोई टोल दे के जाता है वही उसके आनंद का उपभोग कर सकते हैं। या पार्क की हम टिकट लगा सकते हैं, तो जिसके पास पार्क की टिकट है या पास है वही जा सकता है। तो ये परिभाषित समूह है, वही केवल उसका आनंद ले सकता है, बाकी आनंद नहीं ले सकते, इसलिए इसको रोका जा सकता है। अब क्लब वस्तुओं के संदर्भ में जो बाजार विफलता है उसकी संभावना, अगर हम दोनों प्रकार की वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुओं और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की तुलना में, यहां पे जो बाजार विफलता की संभावनाएं हैं वो काफी होती हैं। लेकिन यहां दिक्कत यह आती है, हमें यह नहीं पता कि क्लब के सदस्य कितने होने चाहिए, या क्लब वस्तु जो है उसके उत्पादन का इष्टतम स्तर क्या होना चाहिए, या इस इष्टतम स्तर पर उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत सारे तत्वों पर यह निर्भर करता है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब बाजार विफल इस अवस्था में भी हो सकता है, क्योंकि जो क्लब वस्तु है वो समाज में धनात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और जब भी धनात्मक बाहरी प्रभाव उत्पन्न होंगे वहां बाजार विफलता की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि क्लब का जो गठन है वो केवल जो गैर प्रतिद्वंदिता की हमारी समस्या थी उसका एक निजी समाधान है। निजी समाधान ये है कि उसके लिए कोई फीस रखी जा सकती है, कुछ लोगों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये थी हमारी बाजार में वस्तुओं की प्रकृति और बाजार विफलता के बारे में। आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि वस्तुओं के प्रकार कितने होते हैं और हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें बाजार विफलता की संभावनाएं कितनी होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, और हमने थोड़ी बात की कि बाजार विफलता को अलग अलग वस्तुओं की प्रकृति के हिसाब से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके समय और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।